स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का। इसके पहले मैंने आपको छोटा सा आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग को कंटेंट रहने वाला है और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास जो है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग टेंस शुरू करने वाले हैं। और टेंस को पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और बेसिक चीज़ें यदि आपका क्लियर है तो आपको टेंस पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो सकता है कि आज जो मैं क्लास में बताऊँ वो आपको आ रहा हो और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता भी हो। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। आप एक रफ और एक पेन या अपना नोट्स जो भी बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं। आपके पास किताब है तो किताब को ओपन करके अपने सामने रखिए। तो आज की क्लास में तो हालाँकि किताब का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बाद की क्लास में आपका पूरा का पूरा किताब ही आने वाला है, क्योंकि आज तो हम लोग बेसिक करने वाले हैं, तो बेसिक में किताब का ज़रूरत नहीं है। ठीक, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब। हालाँकि जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है क्या? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है सब्जेक्ट। तो यदि हमको ये पता हो जाए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग कहीं पर देखेंगे तो ये मान के चलेंगे कि ये सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के रूप में आप कहेंगे कि ही जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद सी, इट, दे, ये सभी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। आई आएगा इसी में, वी हो जाएगा, है ना? यू। इसके अलावा जो इतने भी नाउन होते हैं, जितने भी नाउन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। जैसे किसी का नाम है तो वो भी नाउन है, और किसी प्लेस का नाम है। अगर वो नाम है किसी भी चीज़ का तो वो हमारा बनेगा नाउन, और नाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। वास्तव में सब्जेक्ट होना कैसे हम लोग पहचानें? तो आप लोग ये याद रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं। तो जो मेन वर्ब है, क्या होता है मेन वर्ब चर्चा करेंगे। तो जो मेन वर्ब है उसमें आप लगाइए हु, मतलब हु का मतलब क्या होता है? कौन। यदि मेन वर्ब में आप कौन वर्ड लगा दिए तो आपको आंसर मिल जाएगा और वो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में क्या-क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर सकता है। तो आप याद रखेंगे जितने भी आपके सामने नाउन है वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, और जितने भी प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है? तो नाउन होना ही सब्जेक्ट होना होता है। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको पता चल गया कि ये नाउन है तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा। हालाँकि ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन या प्रोनाउन ही करता है। एक वर्ब जो होता है, एक एडवर्ब होता है, एक आपका प्रीपोजिशन होता है, ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ नाउन और प्रोनाउन ही करते हैं, इसके अलावा और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच काम नहीं करता है। कभी-कभी आप देखे होंगे कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो स्मोकिंग जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये भी आपका एक क्या है? स्मोकिंग आप पढ़ेंगे। जैसे ही आप स्मोकिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो आईएनजी लगा हुआ है, और आईएनजी का मतलब तो आप तो पढ़ा है कंटिन्यूअस टेंस होता है। नहीं, यहाँ पर ये एक नाउन का काम करता है, इसे हम लोग नाउन ऑफ एपोजिशन कहते हैं। लेकिन आपको अभी फिलहाल यही फोकस करना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना आपके ऊपर ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, है ना? ईच, एवरी, अनदर, अदर, ये सभी जो होते हैं आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। जितने भी नाउन होते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो, चाहे वो प्लूरल में हो, वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ से आपने देखा, अच्छा मैंने यहाँ पे कहा नाउन, इसके अलावा और क्या-क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे ईच जो होता है ये भी आपका एक सब्जेक्ट का काम करता है। इसके अलावा एवरीवन, ये भी आपका सब्जेक्ट का काम करता है। एवरीवन हो गया, नो वन, एनीवन, नथिंग, एनीथिंग, ये सभी सब्जेक्ट का काम करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो आप कह सकते हैं कि अनदर, अनदर भी आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं और वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट के विषय में पता चल गया तो हमको वर्ब के विषय में भी पता चलना चाहिए। और वर्ब जो होता है वो क्या-क्या होता है?
तो आप कहेंगे कि वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग और मेन वर्ब दो भागों में बटे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपके बुक में पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हम लोग मेन वर्ब को भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस पर फोकस करिए। यदि आप वर्ब की बात कर रहे हैं, यदि आप वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब हमारे सामने क्या क्या आता है जिसे हम लोग जानते हैं। हालांकि एज हो गया, एम, आर, और क्या क्या होता है तो आप कहेंगे वॉज होता है, वर होता है, और क्या होता है तो आप कहेंगे कि हैज होता है, हैव होता है, और क्या क्या होता है तो कहेंगे हैड होता है, और क्या होता है तो आप कहेंगे हैविंग भी आपको दिखाई देगा कभी कभी, है ना। बीइंग भी कभी कभी दिखाई देता है। और क्या क्या वर्ब आपके आज सामने आता है तो आप कहेंगे कि डू आता है हमारे सामने, डज आता है, डिड हो गया, और क्या क्या आता है तो इसके अलावा आपको डूइंग दिखाई देगा, डन दिखाई देगा, जैसे कैन दिखाई दिया, कुड, जितने भी मॉडल होते हैं, विल कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी शैल दिखाई देता है, इसी तरीके से शुड दिखाई देगा, वुड होता है, जितने भी मॉडल होते हैं वो सभी। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो आपने इससे पहले देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकते हैं, जो सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आपने दोबारा देखा कि वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इसके अलावा जितने भी मॉडल होते हैं, कैन, कुड, ये सभी आपके वर्ब के रूप में दिखाई देंगे। हालांकि इसके अलावा मेन वर्ब जो होता है वो भी आपका वर्ब ही होता है। जैसे आप कहते हैं गो, फिर कहते हैं गोइंग, फिर कहते हैं गॉन, फिर कहते हैं वेंट, तो ये सभी जो टाइप हैं ये भी वर्ब होते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब होते हैं। हमको चर्चा आज इस पे करनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इसी पे आज हमको चर्चा करनी है, इसी पे चर्चा करना है, और यही आपको समझना है कि ये क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है, वर्ब क्या क्या होता है, तो आपके मन में एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एक टॉपिक है आपका, अभी आगे हम लोग टेंस के बाद पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मतलब जो कॉनकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इतना हम उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपको सिंगुलर और प्लूरल के विषय में तो नॉलेज होगा ही। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होना, तो आप देखिए कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो एक नाउन को इंडिकेट करे। जैसे आप कहेंगे ही का मतलब वह होता है, इसके बाद क्या होता है सी, और क्या होता है इट होता है, तो ये सभी सिंगुलर होते हैं। और क्या क्या होता है तो आप कहेंगे यू को कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल में लिया जाता है, लेकिन यू आप हमेशा याद रखेंगे कि ये सब्जेक्ट के कैटेगरी में प्लूरल के लिए हमेशा यूज होता है ना, हमेशा प्लूरल के लिए ही यूज होता है, कभी भी इसका यूज सिंगुलर के रूप में नहीं करते हैं। तो इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और क्या क्या होगा तो आप कहेंगे ही, सी, इट हो गया, इसके अलावा आपको मिलेगा दिस, दैट, उसके बाद आपको मिलेगा ईच, है ना, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, है ना। ठीक है। तो और इसी में हमको लिखना पड़ेगा आई, और क्या लिखना पड़ेगा आई। तो आई को मैंने ब्रैकेट में क्यों किया है, क्योंकि आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। ये आई का मतलब तो मैं होता है, मतलब वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आता है ना वो सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। इसका रीजन क्या होता है मैं आपको रीजन भी इसका बताऊंगा। तो सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है कि कहा गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हमको यदि पता हो जाए कौन कौन से वर्ब होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, तो जैसे आप कहेंगे कि इज सिंगुलर होता है, एम सिंगुलर होता है, और क्या होता है वॉज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी मॉडल होते हैं, मॉडल जैसे मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सभी सिंगुलर हुई होते हैं, और ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, दोनों के साथ यूज होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करके रखा हुआ है। इसके अलावा आपका डज
तो आपने देखा कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दे रखा है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वो सिंगुलर वर्ब अपने साथ साथ लेके आएंगे। मतलब यहाँ पर जो भी ईटीसी कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दे रखा है ये इनके साथ यही वर्ब आएंगे, इनके अलावा और कोई भी वर्ब नहीं आ सकता है। आप कभी भी दिस के साथ वेयर वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको कुछ और वर्ब्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जैसे हैड, हैड हो गया, और क्या, जैसे आप कहेंगे डिड, है ना। ये दोनों वर्ब ऐसे हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर में भी लिखेंगे और प्लूरल में भी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ इन्हीं वर्बों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग प्लूरल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने आई को मेंशन किया, फिर उसके बाद वी, यहीं पे मेंशन करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यू, और इसी में आएगा दे, इसी में आएगा दीज, दोज, है ना, ईटीसी कर लेते हैं। अब यहाँ पर ईटीसी करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, यदि सब्जेक्ट है, नाउन की बात करेंगे, जितने भी प्लूरल नाउन होंगे वो यहाँ पर सम्मिलित हो जाएंगे, और जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे, जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे वो यहाँ पर सम्मिलित हो जाएंगे, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। तो आपको ध्यान में रखना है, नाउन तो सिंगुलर प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल आएगा। तो इनके साथ वर्ब क्या क्या आएगा, तो आप कहेंगे इनके साथ वर्ब आर आएगा, वर आएगा, ठीक है, डू आएगा, क्लियर है। इसके साथ जितने भी मॉडल हैं वो आ जाएंगे, और इसके साथ आपका, अभी हमने आपको बताया कि हेड आएगा, और उसके बाद डीड आएगा, और यहीं पर आप लोग कर लीजिए हैव। तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि ये जो आपके सामने प्लूरल वर्ब्स हैं ये सभी के सभी किसके साथ आएंगे, इन सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो यहाँ से आपको देखने से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपको सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई यही होता है। पूरे इंग्लिश में आप जब तक पढ़ते रहेंगे ग्रामर ना, तो आपको यही सब काम लगता रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, यही सब काम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी गहराई में जाएंगे, अभी तो मैं ऊपर ऊपर चीज़ बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे इसकी गहराई में जाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इसकी गहराई में दम है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब के विषय में चर्चा करेंगे, और अब बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनिए, अब बस आपका काम है सुनना। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा और एक वर्ब दिखाई देगा, और इधर जो ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट्री और एडवर्ब है इसके विषय में चर्चा अभी हम लोगों को करना ही नहीं है। हम लोगों को आज की क्लास में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के विषय में चर्चा करना है। तो जो ये वर्ब होता है ना, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें आपका बी आता है, हैव आता है, और क्या आता है, डू आता है, और क्या आता है, मॉडल, जितने भी मॉडल होंगे वो आ जाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएंगे। और मेन वर्ब में क्या आता है, तो कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम लोग कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ब की एस या ई एस फॉर्म। मतलब यदि आप गो लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि आप वेंट लिखेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यदि आप गॉन लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि आप गोइंग लिखेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यदि आप गोज लिख दिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हम लोग मेन वर्ब। तो मेन वर्ब होता क्या है, मेन वर्ब जो सब्जेक्ट जिस पर वर्क करता है, जो वर्क करता है ना सब्जेक्ट, वही आपका, जैसे मान लीजिए कहा गया कि मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो मोहन का वर्क क्या है, तो आप कहेंगे मोहन इज, आपने कहा ना, तो इज के लिए तो हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है, मोहन के लिए एक हेल्पिंग वर्ब आया जो कि इज है, लेकिन आपने गोइंग आईएनजी ही क्यों कहा, क्योंकि मेन जो काम है वो जाने का है, और मोहन उस समय जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब होगा आईएनजी। तो आपके माइंड में ये एक बात क्लिक हो जाना चाहिए, क्या, कि जब भी हम लोग वर्ब की कोई भी फॉर्मेशन देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या एस फॉर्म, तो ये आंख बंद करके कहिए कि ये मेन वर्ब है। इसको याद रखिएगा, आगे चलकर ये काम लगेगा। क्या क्या है, ये मेन वर्ब है। ये यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब लिखे गए हैं ना, इसके विषय में भी आगे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मेन वर्ब आपको याद रखना है हमेशा। वर्ब की
कोई भी फॉर्मेशन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सभी मेन वर्ब होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के विषय में। अभी आपने लिखा क्या? बी लिखा। अभी आपने क्या लिखा? बी। तो आप कहेंगे बी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कहेंगे इज, एम और आर। इज, एम और आर। और इसी के अंतर्गत आता है वॉच और वर। इसी के अंतर्गत क्या आएगा? वॉच और वर आता है। और इसी में आपको एक वर्ब देखने को मिलेगा बीइंग, इसके विषय में, और बीन इसी में आते हैं। इसकी चर्चा हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। दूसरा है आपका हैव। हैव के अंतर्गत क्या आता है? तो आप कहेंगे हैज आता है, और हैव आता है, और क्या आता है? आप कहेंगे हैड आता है। और तीसरा मैंने आपको बताया डू। डू के अंतर्गत आपका डू आता है, और डज आता है, और क्या आता है? डिड आता है। ठीक है, और क्या आता है? डिड। उसके बाद हमने कहा मॉडल। क्या कहा? मॉडल, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना इसके पहले। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं पूरा लिखते हैं यहाँ पे। कैन होता है, कुड होता है, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, मे हो गया तो माइट भी याद रखिएगा, और सेल हो गया, सेल हो गया तो शुड भी याद रखिए, है ना। विल हो गया तो वुड भी याद रखिए। अब इसके बाद नीड नॉट होता है आपका मॉडल, डियर नॉट होता है, ये भी आपका मॉडल है। यूज्ड टू मॉडल होता है, ऑट टू मॉडल होता है, मस्ट मॉडल होता है। तो ये हो गए मॉडल। तो ये जो आपके अभी सामने दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। सभी के सभी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अपने माइंड में याद रखिए कि यही वर्ब हैं जो हम लोगों को आगे काम आने वाला है, और यही टेंस को डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं भाई? ये टेंस को डिसाइड कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जब आपको इज, एम, आर दिखाई दे तो आप ये समझिए कि ये प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। हैज, हैव दिखाई दे तो समझिए प्रेजेंट में है। डू, डज दिखाई दे तो समझिए प्रेजेंट में है। जब भी आपको वॉज, वर, हैड और डिड दिखाई दे तो आप समझिए कि ये किस में है? पास्ट टेंस में है। अब टेंस पहचानना कठिनाई है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, कठिनाई तो कोई नहीं आई, हम लोगों को सामने कठिनाई तो कोई नहीं आई, क्योंकि प्रेजेंट आएगा तो इज, एम, आर दिखाई देगा, हैज, हैव दिखाई देगा, या डू, डज दिखाई देगा। पास्ट आएगा तो वॉज, वर दिखाई देगा, हैड दिखाई देगा, या तो डिड दिखाई देगा। लेकिन फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो देखने को मिलेंगे, एक सेल देखने को मिलेगा और एक विल देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको विल और सेल दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर है। ये दोनों मॉडल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। एक बात आपको याद रखना है कि बी जो वर्ब होता है ये डिसाइड करता है कंटिन्यूअस टेंस को। मतलब जब भी बी आएगा तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया तो ये इसका मतलब होता है वो कंटिन्यूअस हो। क्या है? वो कंटिन्यूअस है। जब आपको हैव दिखाई दिया, हैव, तो आप समझ जाइए कि इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये बताता है कि ये परफेक्ट में है। किस में है? परफेक्ट में। और जब आपको डू दिखाई दिया तो आप ये समझ जाइए कि इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और ये बताता है इंडिफिनिट को। किसको बताता है? इंडिफिनिट को। और इंडिफिनिट का मतलब होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल। क्लियर है? और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो बी का मतलब क्या है? बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे हैज, हैव, हैड। और यहाँ पर डू का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे डू का मतलब है डू, डज और डिड। क्लियर है? क्या है? डू, डज और डिड। इसके बाद मॉडल जो होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। मॉडल के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपको जो दिखाई दिया है ना, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिखाई दिया है तो वो कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट टेंस होगा। यदि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है लेकिन उसके पहले हैज, हैव, हैड होना चाहिए तो वो परफेक्ट है। आप कभी भी हैज और हैड को देखकर, हैव को देखकर ये डिसाइड नहीं करेंगे ये परफेक्ट है। और ये यदि कंटिन्यूअस टेंस पहचानना है
तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखनी है, लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि बी दिया हो। बी का मतलब ईजेएमआर वाज वर होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा, कहाँ पर, यहाँ पर, कि ये इज एम आर जो है ये तो प्रेजेंट में है और ये बी भी है, तो बी के बाद यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रहा है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। ये जो हैव हो गया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट हो गया। और डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, तो ये आपका वर्ब इंडिफिनिट हो गया। तो यहाँ तक तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों के पास कौन कौन से वर्ब हैं और कौन से सब्जेक्ट हैं और किसको कैसे क्या करना है, कि किसको हम लोग प्रेजेंट माने, परफेक्ट माने, कंटिन्यूस माने। तो आपके मन में ये सवाल तो नहीं होना चाहिए कि क्या हम लोग सिर्फ आईएनजी को देखकर ये डिसाइड कर लें क्या कंटिन्यूस। नहीं, आईएनजी को देखकर डिसाइड नहीं करना है, आपको आईएनजी के पहले बी भी देखना पड़ेगा। आईएनजी के पहले ये बी जो दिया है इसको देखना पड़ेगा। परफेक्ट देखने के लिए आप सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म मत देखिए या हैज हैव मत देखिए, आपको हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों देखना पड़ेगा, तभी डिसाइड करेंगे कि हाँ ये परफेक्ट टेंस है। इंडिफिनिट करने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना पड़ेगा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या है, इंडिफिनिट है। या तो डू डज डिड दिख गया तो वो भी आपका इंडिफिनिट ही है। डू डज डिड का मतलब ही होता है वो इंडिफिनिट टेंस में है। क्लियर है। तो टेंस को यहाँ पर पहचानने का आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में, एक बात हमेशा याद रखिए कि क्या एक ही वर्ब हो सकता है क्या, क्या किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो सकता है क्या, क्या एक ही सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो जब आप एक वर्ब देखें तो याद रखिएगा, एक वर्ब आप देखें तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब। तो एक वर्ब दिखाई देगा तो वो मेन वर्ब ही होगा। यदि दो वर्ब दिखाई दे रहे हैं तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वाला क्या होगा? मेन वर्ब होगा। तीसरे में देखिए, यदि आपको तीन वर्ब दिखाई दे रहे हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा और अंतिम वाला मेन वर्ब होगा। लेकिन याद रखेंगे, जो बीच में होता है उसे हम लोग सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब HV लिखा गया है, मेन वर्ब MV लिखा गया है। लेकिन यदि चार दिखाई दे तो क्या करना है? तो चार दिखाई दे तो भी आपको पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होगा और अंत में आपका क्या होगा? मेन वर्ब होगा। इसके बीच में जो दो वर्ब आपको दिखाई देंगे वो सपोर्टिंग वर्ब होंगे। जैसे आप कहते हैं विल हैव बीन राइटिंग, तो यदि आपने देखा विल हैव बीन राइटिंग, तो आप देख रहे हैं कितना सारा वर्ब आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ समझ जाना है कि ये जो पहला दिख रहा है ना, कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये जो राइटिंग दिख रहा है ये आपका मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये जो हैव और बीन दिख रहा है ये दोनों के दोनों सपोर्टिंग वर्ब है, जो कि सपोर्ट के लिए आया है। अब किसके सपोर्ट के लिए आया है, क्यों, ये मैं आपको जब बताऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हैव के बाद ही बीन क्यों आया है, विल के बाद ही हैव क्यों आया है और बीन के बाद राइटिंग क्यों आया है, अलग अलग क्यों नहीं आ गई, ये आए क्यों हैं, मैं एक एक चीज आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा, ये मेरा गारंटी है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं बस उतना ही समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब को तो आप पहचान ही जाएंगे, उसकी बात छोड़िए। पैसिव वर्ब कैसे पहचानेंगे? कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव में है तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने वर्ब पढ़ा है, अभी आगे जो पढ़ेंगे उससे पहचान जाएंगे। लेकिन कोई भी सेंटेंस पैसिव में है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? किसी भी सेंटेंस को पैसिव में होने के लिए हम लोगों को कैसे जानकारी मिले कि कोई भी सेंटेंस लिखा गया है तो वो एक्टिव में है कि पैसिव में है? अब इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है हमको? एक्टिव पैसिव तो हम लोग एक्टिव पैसिव में जानेंगे, जरूर जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी आपके पास एक्सरसाइज आएंगे ना, उन एक्सरसाइज में आपको एक्टिव और पैसिव का नॉलेज होना चाहिए। और हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें पैसिव भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। आपको आइडिया पहले ही लग जाएगा कि पैसिव में क्या है। हालांकि पैसिव का पूरा चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे वाइस का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पैसिव जो वर्ब होता है ना, एक बात अपने मन में आज बैठा लीजिए। आज अभी अपने मन में एक बात बैठाइए कि जब भी बी आपको दिखाई दे, अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, और क्या क्या होता है? बीन, बीइंग। यदि ये आपको दिखाई दे गया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गया,
तो यही होता है पैसिव वर्ब। यही क्या होता है? यही होता है पैसिव वर्ब, और कुछ नहीं है पैसिव। पैसिव का होने का मतलब ही है कि बी के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद, यदि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो तो टेंस हो गया, नॉर्मली आपका टेंस हो गया। लेकिन यदि बी के बाद, बी का होने का मतलब इज एम आर वाज वर, हैज हैव नहीं, इज एम आर वाज वर, बीइंग और बीन, इनके बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गया ना, तो समझ जाइए कि वो क्या है? पैसिव में है। अच्छा, पैसिव में है तो आप तो देख के पहचान गए। सेंटेंस अगर गलत लिख दिया गया तो कैसे पहचानेंगे? इसको भी पहचानने का तरीका है। आपके पास सब्जेक्ट होगा, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो एक्टिव वर्ब है, ये जो एक्टिव वर्ब यहाँ पे दिया गया है, हमेशा याद रखेंगे कि एक्टिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट ही क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? काम करता है। कौन काम करता है? सब्जेक्ट। तो मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब जो होगा वो कौन कर रहा होगा? सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव में जो मेन वर्ब होगा वो सब्जेक्ट नहीं कर सकता, इसके पास एबिलिटी ही नहीं होगी कि वो कर ले। कैसे? इस बात को हम कैसे समझेंगे, आगे समझते हैं। देखिए ध्यान से इस बात को, यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसको बहुत ही पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखा गया चेक एबिलिटी। एबिलिटी आपको चेक करना है। कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, ये पहचानने का सबसे पहले आसान तरीका यही है कि देखिए बी के बाद यदि थर्ड फॉर्म है तो आप कह दीजिए कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव में है। जैसे यहाँ पर देखिए बीन लिखा हुआ है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव में है। किस में है? पैसिव में है। तो देख के तुरंत पहचान जाएंगे। यहाँ पर देखिए वॉन सीधे सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपका बी का फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एक्टिव में है। यहाँ पे देखिए वर लिखा हुआ है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखा गया, ये भी आपका किस में है? पैसिव में है। यहाँ पर देखिए वॉज लिखा गया है, फिर थर्ड फॉर्म दिखाया गया, मतलब ये पैसिव में है। और यहाँ पर देखिए सेंट सीधे सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा गया है, तो ये एक्टिव में है। तो आप पहचान सकते हैं कि पैसिव में 3 सेंटेंस आपके सामने आए और तीनों में आपने देखा कि बी के बाद ही थर्ड फॉर्म है। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस सही लिखा है कि गलत, आप अनुमान लगाएंगे जब सब्जेक्ट काम करेगा। यदि आप उसके मेन वर्ब को ढूंढें जिसका थर्ड फॉर्म बनाया गया है, जैसे यहाँ पर देखें तो पोस्टेड मतलब पोस्ट करना, क्या उसका काम जो है वो सब्जेक्ट कर पा रहा है? तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो सी है ये लेटर पोस्ट कर सकती है कि नहीं? एबिलिटी चेक करिए। सी मतलब एक लड़की है जो एक लेटर पोस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल कर सकती है। मनुष्यों के पास इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो एक लेटर पोस्ट कर सकती है। हाँ, यदि आपका रिप्लाई आया यस कर सकती है, तो ये सेंटेंस एक्टिव में होगा। किस में होगा? एक्टिव में होगा। किस में होगा? एक्टिव। ऐसे ही पहचानना है एक्टिव है कि पैसिव है। आपने इस सेंटेंस को देखते ही तो पहचान लिया कि ये पैसिव में है, क्योंकि यहाँ पे आपका बीन था और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म था, तो आपका बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लिए तो पैसिव में है। लेकिन समस्या यहाँ पर नहीं है, समस्या देखिए कहाँ पर है। क्या एबिलिटी है? क्या ये जो पोस्ट करने की कैपेबिलिटी है, क्या सी जो है ये पोस्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपका रिप्लाई आएगा यस कर सकती है, मतलब ये पैसिव में सेंटेंस नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी है पोस्ट करने की तो क्यों वो पैसिव में बनाया जाएगा? तो ये रहेगा एक्टिव में। अगर ये एक्टिव में है तब यहाँ पर ये बीन को क्या करेंगे? हटा देंगे। बिन यहाँ पर फालतू में लगाया गया है, तो यहाँ पे बिन नहीं होगा और सेंटेंस चेंज हो जाएगा एक्टिव में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चलकर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? इंग्लिश हलवा नहीं है कि थोड़ा सा गर्म किए भूजे और आपका हलवा बन के तैयार हो गया चीनी उनी डाल के। इंग्लिश के लिए आपको पेशेंस चाहिए और कम से कम 2, 4, 5 क्लास चाहिए। पहली ही क्लास में आकर यदि आपको ये लग गया ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है, तो आपके समझ के बाहर आज नहीं हमेशा ज़िंदगी भर ही इंग्लिश बाहर ही रहेगा। आपको इंग्लिश समझना है तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, रील से हटना, रील शॉर्ट्स जो आप देखते हैं इससे हटना पड़ेगा, है ना? और आपको फोकस करना पड़ेगा अपने पढ़ाई पे, तभी तो कल्याण होगा। नहीं तो इंग्लिश सीखने वाले भी बहुत हैं और इंग्लिश सिखाने वाले भी बहुत हैं और आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आपको इंग्लिश सीखना है तो फोकस करना पड़ेगा। तो तीसरे वाले पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया दे वॉन द मैच यस्टरडे। क्या ये जो वॉन लिखा गया है जीतने की कैपेबिलिटी दे
मतलब उन लोगों के पास है, कोई भी व्यक्ति 4-5 व्यक्ति हैं, उन लोगों के पास मैच जीतने की कैपेबिलिटी। अब ये मत सोचिए कि वो मैच हार भी सकते हैं, जिस नहीं, यहाँ पे वॉन लिखा है तो ये वाला जो काम है, उनको मैच जीतने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, एबिलिटी उनके पास चेक कर लीजिए बस। एबिलिटी है, बिल्कुल जीत सकते हैं। एक्टिव सेंटेंस है तो एक्टिव सेंटेंस है तो बिल्कुल ये एक्टिव सेंटेंस लिख दीजिए कि एक्टिव में है। नेक्स्ट, दे वर वॉन द मैच यस्टरडे। वॉन जीतने की कैपेबिलिटी क्या दे के पास है? यस, बिल्कुल है। मतलब ये पैसिव में नहीं है, ये किस में होना चाहिए? एक्टिव में होना चाहिए। और यदि ये सेंटेंस एक्टिव में है तो यहाँ पे ये वर नहीं होगा, क्योंकि बी का फॉर्म आप नहीं लगा सकते हैं उसके पहले। अब बात यह है, सी वॉज अरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पर अरेस्टेड वर्ब लिखा गया है, मेन वर्ब, इसी को तो पहचान रहे हैं हम लोग। क्या उसके पास अरेस्ट होने की कैपेबिलिटी है? यदि आपने चोरी किया और आपको पुलिस अरेस्ट करने आई तो आप अपने से अरेस्ट होकर जाते हैं क्या थाने? नहीं ना, भाग जाते हैं। कोई भी चोर होगा, आपको नहीं कहा जा रहा है, कोई भी चोर होगा तो वो भाग ही जाएगा। तो अरेस्ट होना अपने से कैपेबिलिटी नहीं है, अरेस्ट किसी के द्वारा किया जाएगा। और जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो यहाँ पर ये अरेस्ट होना इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। और जब नहीं है तो ये पैसिव में ही होना चाहिए। क्या ये पैसिव में है? देखिए, वॉच लिखा गया है, वॉच के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव में है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लास्ट वाला, थीफ सेंट टू द जेल। क्या भेजने की कैपेबिलिटी चोर के पास है? थीफ के पास भेजने की कैपेबिलिटी नहीं है, चोर को किसी ने भेजा होगा। कौन भेजा ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन चोर को जेल कौन भेजेगा? पुलिस भेजेगा। बाय द पुलिस लिखना चाहिए, नहीं लिखा गया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि चोर को पुलिस ही जेल भेजता है। और यहाँ पर ये कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब ये एक्टिव में नहीं होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए? पैसिव में होना चाहिए। इसका मतलब सेंट के पहले आपको वॉच लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वॉच। और ये सेंट नहीं होगा, सेंड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये पता हो गया होगा किस तरीके से चेक करेंगे कि एक्टिव में है या पैसिव में है। एबिलिटी चेक करिए, एबिलिटी यदि नो आता है तो पैसिव है, और यदि यस आता है तो एक्टिव है। सिंपल सी बात है, बी के बाद थर्ड फॉर्म ही डिसाइड करता है कि वो पैसिव में होना चाहिए। इसके आगे की जो जानकारी है, हम लोग उस जानकारी को वो वाले चैप्टर में लेंगे जब पैसिव पढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस स्ट्रक्चर का काम पूरे टेंस में आने वाला है, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको मिलेगा एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, एक मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ये भी जानना है कि आपको मिलेगा निगेटिव सेंटेंस। क्या मिलेगा? निगेटिव। तो आपको हमेशा याद रखना है, निगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है भाई, और जो नॉट का प्रयोग होता है ना, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है और मेन वर्ब के पहले होता है। कहाँ पर होता है नॉट का प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं वो यदि यहाँ पे दिख गया, मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये यहाँ दिख गया, दोनों के बीच में नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट। मतलब यदि ये वाला सेंटेंस आपको याद है अफर्मेटिव का, तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इन्हीं दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। सेंटेंस यही रहेगा, लेकिन इसमें सबसे पहले काम क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, किसके? सब्जेक्ट के पहले। मेन वर्ब जो है अपने यहाँ पे हो जाएगा और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। तो जब भी हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव का तो आपके पास स्ट्रक्चर ये होगा, है ना? क्या होगा? ये। लेकिन कभी कभी WH वर्ड भी सामने आपके आते हैं, तो हमेशा क्या करना है? इसी स्ट्रक्चर को फिर से लिख देना है। क्या लिखा है ये स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसके पहले हम लोगों को लगा देना है WH वर्ड। क्या लगा देना है? WH वर्ड। तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेकेंड।
तो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देना ही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये स्ट्रक्चर जब तक हम पूरा टेंस पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को काम में आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इसके बाद ग्रामर स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक में है। बुक का यहाँ पर काम आने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टेंस जो आपके बुक है। तो नेक्स्ट क्लास से आपके पास बुक होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।